दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर समय और आज हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनका नाम है मोहम्मद फैजल, जो कि एनसीपी अजीत गुट के राज्य युवा अध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल के। तो मोहम्मद फैजल जी, खबर समय में बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें यहाँ आमंत्रित किया और मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ। राज्य युवा अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद से किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, पहले तो आपसे यही जानना चाहिए। ये देखिए, चुनौती तो रहती ही है, कोई भी संगठन को तैयार करना काफ़ी टफ होता है। और जब से मैं युवा अध्यक्ष में बना हूँ पश्चिम बंगाल का, और अजीत पवार जो हमारे मुख्यमंत्री हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं हमारे पार्टी के, तो उन्होंने जो बागडोर हमें दिया है काफ़ी सोच समझ के, क्योंकि मैं शुरू से एनसीपी की सियासत हमने किया है। मैं दार्जिलिंग का भी सभापति था और अब हमारा प्रमोशन हुआ है और पार्टी में भी कुछ जो है टूट फूट हुई, तो लेकिन चुनाव आयोग ने मान्यता दिया और एनसीपी से मैं अभी तक मैं जुड़ा हुआ हूँ। और देखिए, हमने राज्य में कई जिलों में संगठन हमने तैयार किया है और अभी संगठन और भी विस्तारित है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो यहाँ का जो राजनीतिक परिदृश्य है, वहाँ पर एनसीपी कहाँ फिट बैठा है। ये पार्टी तो मूल रूप से महाराष्ट्र की पार्टी है और अजीत पवार जो थे वो शरद पवार के भतीजे हैं, उनसे जुड़े हुए वो अलग होकर उन्होंने अलग पार्टी बनाई। इन पश्चिम बंगाल में एनसीपी का क्या परिदृश्य है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी जो है ये नेशनल पार्टी है और अभी पार्टी में हमारी टूटफूट हुई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने मान्यता हमें दिया है और संगठन को मैंने बताया ना कि संगठन विस्तारित है हमारा, क्योंकि एनसीपी को हर कोई जानता है। और देश में अगर नेशनल पार्टी की बात होती है तो एनसीपी भी उसमें शामिल है, बीएसपी है, कांग्रेस है, बीजेपी है। तो नॉर्थ ईस्ट में आप देख सकते हैं कि संगमा साहब का बेटा जो कोंडर है वो भी एनपीपी चला रहे हैं। यहाँ बंगाल में आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी टीएमसी जो है वो लीड कर रही है। तो हर कोई अपने अपने क्षेत्र में जो है स्ट्रांग तो होता ही है और हमारे लिए चुनौती है। और चूंकि खासकर मैं एक युवा हूं और एक युवा का मैं एक मुखिया प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूं मैं बंगाल से, तो देखिए खासकर नॉर्थ बंगाल में जो मैं देख रहा हूं कि हमारे जो युवा वर्ग है उनका झुकाव एनसीपी के पक्ष में है, क्योंकि उन लोगों को जो है प्लेटफॉर्म हम प्रदान कर रहे हैं। आप टीएमसी या भाजपा में चले जाओ तो युवाओं को इतना जल्दी कोई पद नहीं मिलता है या ब्लॉक स्तर से, पंचायत स्तर से काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ क्या है कि जो जिसमें जो टैलेंट है, प्रतिभा है, जो अगुवाई कर सकता है अपने समाज का, तो ऐसे लोगों को हम संगठन से हम जोड़ रहे हैं और काफी अच्छा संगठन हमारा जो है तैयार हो चुका है। और आने वाले समय में मैं आपको बता दूं कि 2026 में जो है विधानसभा चुनाव भी यहाँ होना है, तो एनसीपी आपको जरूर दिखेगी और खासकर सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल में तो हम जरूर दिखेंगे। चूंकि एनसीपी अजीत गुट जो है वो एनडीए का हिस्सा है और भाजपा उसमें सबसे बड़ा घटक दल है और उसकी सदस्यता की बात करें तो विशाल संख्या है। बिल्कुल ठीक है। राज्य के रूलिंग पार्टी की बात करें टीएमसी, उससे भी काफी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। तो पश्चिम बंगाल में क्या किस तरह से का जुड़ाव है आपकी पार्टी के साथ लोगों का? देखिए, खासकर मैं युवा की ही बात करूंगा, क्योंकि युवा मैं देख रहा हूं राज्य में, और मैंने आपको बताया अभी कि युवा जो है वो एनसीपी के सपोर्ट में आ रहे हैं, क्योंकि मैं उनको एक उचित प्लेटफॉर्म में दे रहा हूँ, एक मंच में प्रदान कर रहा हूँ उनको लीडर बनने की। लीडरशिप कैसे बनती है, या तो स्टूडेंट विंग से और उसके बाद यूथ में आगे ही पॉलिटिक्स होती है। आप शहर के जो डिप्टी मेयर है राणा सरकार, वो भी यूथ से ही वो टीएमसी में आए तो आज मेयर है वो बनेंगे। तो देखिए, एग्जाम्पल तो बहुत ज्यादा है। और आपने जैसे कहा भारतीय जनता पार्टी, हम लोग एनडीए के घटक दल है और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, वो देश की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। और जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया है, तो हम लोग घटक होने के नाते जो हम लोग फॉलो भी करते हैं। और देखिए, सबका साथ में ये नहीं है कि सिर्फ आप जो है एक वर्ग का ही आप जो है आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्योंकि अपोजिशन के लोग जो हैं वो लोग खासकर सफल हो जाते हैं। अगर मुसलमान के बीच में भाजपा जाएगा या कोई जाएगा तो यार दंगा कराएगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। सबका साथ सबका विकास में क्या है कि मुसलमानों का भी जो है डेवलपमेंट हुआ है। अब बंगाल सरकार जो है यहाँ स्कीम नहीं ला रही है, तो ये स्टेट गवर्नमेंट की जो है गलती है, पॉलिसी है, वो अपना पेश करते हैं मॉडिफाइड करके। लेकिन जिस तरह पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, तो उसमें मुसलमानों का भी ख्याल रखा गया है। आप जिस तरह आप ट्रिपल तलाक आप देख सकते हैं, धारा 370 जो कश्मीर में था, ये एक बहुत बड़ा एक कुष्ठ रोग कह सकते थे कि मुस्लिम धर्म में जिससे मैं आता हूँ, खासकर उसमें था कि 3 तलाक बोलने के बाद जो वो तलाक हो जाता।
तो अब उन महिलाओं के बारे में कोई सोचता नहीं। लेकिन मोदी जी ने तलाक प्रथा को जो है वो समाप्त किया है और एक समान जो मिलना चाहिए, हक मिलना चाहिए, वो उन्होंने दिया है। कश्मीर में आप देख सकते हैं कि धारा 370 का जो मामला था कि हम लोग वहां जाके जमीन नहीं खरीद सकते थे, हम लोग पर्यटक बन के जाके लगता था विदेश चले गए। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि वहाँ हम लोग जमीन खरीद सकते हैं, हम लोग अच्छा जो है व्यापार हम लोग कर सकते हैं। तो अच्छा काम हुआ है और घटक दल होने के नाते मैं तो मोदी जी के साथ हूँ, उनके विजन के साथ। आपसे बातचीत के क्रम में पता चला कि आप अभी आज महाराष्ट्र और झारखंड में दूसरे चरण या कि अंतिम चरण का मतदान हो रहा है जी। तो आप वहाँ चुनाव प्रचार के लिए भी गए जी। तो वहाँ पर आपकी पार्टी दोनों राज्यों में, झारखंड और महाराष्ट्र में, और आपके जो सहयोगी दल हैं, हाँ, उनकी क्या स्थिति हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन चुनाव आयोग का जो आचार संहिता का दायरा है उसी दायरे के तहत आप जो भी कहेंगे उसके तहत ही कहिएगा। देखिए, ऐसा है कि ये लोकतंत्र का एक पर्व, और अभी जो महाराष्ट्र में गया और 1 महीने से ज़्यादा हमने वहाँ समय दिया, और झारखंड भी हम गए, वहाँ जा करके हमने जो है एनडीए के रूप में, एनडीए घटक पार्टी के रूप में हमने जो है हम अपने जो उम्मीदवार है जामताड़ा से सीता सोरेन है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री, उनकी भाभी है, वो बीजेपी से लड़ रही हैं, तो उनके लिए भी हमने काम किया। सुदेश कुमार हैं गिरिडीह से हैं, वो बीजेपी से हैं, उनके लिए भी हमने जो है वहाँ पे जाके प्रचार प्रसार हमने किया। तो अच्छा है, वहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि वहाँ की जो सरकार है काफ़ी एलिगेशंस है, कोयला घोटाला है, बहुत सारी चीज़ है, सीएम भी जेल जा चुके हैं, आप समझ सकते हैं। तो पक्ष हम लोग के अधीन ही है। और महाराष्ट्र में जो है मैं खासकर जो हमारी पार्टी है वो मूलतः जो है वो महाराष्ट्र से ही आती है, तो उप मुख्यमंत्री हमारे अजीत पवार जी हैं और हम लोग अच्छा प्रदर्शन वहाँ करने जा रहे हैं और वहाँ की जनता हमारे साथ है। झारखंड में क्या आपकी पार्टी का कोई उम्मीदवार है? जी हाँ, बिल्कुल, हम 10 से 12 सीटों पे हम वहाँ लड़ रहे हैं। दोस्ताना संघर्ष भी हमारा है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम गठबंधन में हम हैं तो हमें मनचाही सीट मिल जाए। इसलिए दोस्ताना जो है हम लोग अपना उम्मीदवार भी हम लोगों ने दिया है, रांची में है, हटिया है, बहुत जगह हम लोगों ने जो है दिया है, तो फिर अच्छा वहाँ परफॉर्म करेगा हम लोग। महाराष्ट्र में किस तरह की उम्मीद रखते हैं कि किस तरह का चुनाव परिणाम आएगा? क्योंकि अभी जो सरकार चल रही है वहाँ पर वो टूट फूट से बनी हुई सरकार है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं सिंधे जी, वो पहले उद्धव जी के साथ थे और बाद में भाजपा के सहयोग से और आपके पार्टी के मुखिया अजीत जी के सहयोग से वहाँ पर सरकार चला रही है। क्या जनता उन्हें फिर से आशीर्वाद देगी? क्योंकि जो अभी वर्तमान विपक्ष है महाराष्ट्र का, उनका आरोप है कि ये सब जोड़ तोड़ करके सरकार चलाएगा, मैंडेट उनको मिला था, लेकिन यहाँ पर जोड़ तोड़ करके सरकार बनाया गया, और क्या फिर से आशीर्वाद मिलेगा जनता को? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एनडीए इस बार रिकॉर्ड तोड़ वहां जीत होगी एनडीए की। और जिस तरह आपने अभी कहा कि तोड़फोड़ करके सरकार बनी, तोड़फोड़ करके नहीं थी, क्योंकि देखिए जो एमएलए थे शिवसेना में जो उद्धव ठाकरे के साथ थे, वो घुटन महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनको ठीक से काम करने नहीं दिया जा रहा था। शरद पवार के साथ हम लोग थे, हमारे माननीय अजीत पवार उनसे अलग हो गए और आयोग ने हमें मान्यता भी दिया, और असली एनसीपी तो हम लोग ही हैं, चूंकि घड़ी जो हमारा सिंबल है वो भी साथ है, पार्टी भी हमें मिला, जो पार्टी का जो नाम हमारा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो मैं आपको बता दूं कि अजीत पवार एक युवा के जो है वो आइकॉन हो चुके हैं, खुद युवा भी हैं वो, और उन्होंने शरद पवार साहब को काफी, मैं इज्जत करता हूं पवार साहब को, जो मैं उनके साथ काम किया है, उन्होंने कई बार सलाह दिया कि आप युवाओं को आगे लाएं संगठन, लेकिन वो कभी रिजाइन देकर के फिर जो है आ जाते थे और युवाओं को जो है मौका नहीं मिल पाता था। तो अजीत पवार जी ने जो भी अपना जो निर्णय लिया कि क्यों ना एक जो है हमें अलग ग्रुप के रूप में हम काम करें, और इसे तोड़फोड़ नहीं कर सकते, इसे आज़ादी कहा जा सकता है कि हम संविधान का हमने सम्मान करते हुए हमने वहाँ काम किया है। और मैं आपको बता दूं कि अजीत पवार साहब ने जो इतनी योजना, एनडीए सरकार ने वहाँ इतनी योजना लाया है कि जो मदरसा मौलवी लोग हैं या मस्जिद में जो नमाज जो पढ़ाते हैं इमाम, उनको सरकारी तनख्वाह दे रहे हैं, 7,000 का महीना दे रहे हैं। फिर जो लड़कियों के लिए जो है लाडली बहना, बहुत बड़ी एक स्कीम बंगाल में महाराष्ट्र में जो है वो लॉन्च हुआ है। लाडली बहना जो है वो जबरदस्त जो है फायदा हुआ है वहाँ की युवाओं को, खासकर लड़कियों को हुआ है कि उन्हें 7,000 10,000 इस तरह का दिया जा रहा है। तो ये काफी फायदेमंद रहा है, और आगे जो अभी जो अधूरा जो रह चुका है जो प्रोजेक्ट, वो फिर आगे सरकार पूरा करेगी। एक बार फिर से आ जाते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वो अलग तरह की राजनीति, कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के लोग पॉलिटिकली मैच्योर्ड है, लेकिन यहाँ पर अभी जो फिलहाल जो राजनीति
राजनीतिक परिदृश्य है उसमें एनसीपी अजीत गुट है वो कहाँ पर अपने आप को फिट पाता है और आने वाले चुनाव में किस तरह की कार्य योजना है? देखिए, एनडीए के घटक होने के नाते हम लोग भाजपा के नेतृत्व के संपर्क में रहते हैं। शुभेंदु अधिकारी जी से हम लोग का मुलाकात होता रहता है। मजुमदार साहब जो है उनसे भी हमारी मुलाकात, जो हालांकि सेंट्रल मिनिस्टर वो हो गए, तो तालमेल हम लोग की है। और समय आने पे, चूंकि अभी इलेक्शन हमारा कुछ अभी है नहीं ऐसा, तो हम लोग 2026 के ही हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि जहां बंगाल में हम या नॉर्थ बंगाल में जहां हमारी स्थिति मजबूत होगी, जहां संगठन हमारा तैयार होगा और हम लड़ने लायक होंगे, और अगर हम कहीं पे लड़ने लायक उम्मीदवार या हम नहीं होते हैं, संगठन हमारा सही नहीं होगा, तो वहां पे हम तो जाहिर की बात है भाजपा के साथ ही रहेंगे। और जहां पर हम मजबूत स्थिति में, वहां पे हम लोग विधानसभा चुनाव लड़ने का काम करेंगे। दार्जिलिंग जिले की बात करें, क्योंकि अभी इस वक्त हम दार्जिलिंग जिले में बैठे हुए हैं जी। यहाँ पर आपके संगठन की क्या स्थिति? देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी का ही प्रोडक्ट हूं और हमने 12 साल तक संगठन यहां तैयार किया। पहले मैं एनसीपी दार्जिलिंग का मैं सभापति था, और आज जो है मुझे राज्य का जो हमें मौका मिला, पद मिला है, युवा अध्यक्ष बनाया गया है, तो संगठन ने कुछ न कुछ तो हमें देखा है। और ये सही है कि जिस तरह संगठन हमारा होना चाहिए था वो जो है अब तक नहीं हो पाया था। लेकिन लोग जानते हैं, पब्लिक में रुझान है कि एनसीपी से मैं हूं और एनसीपी मैं करता हूं, तो एनसीपी संगठन हमारा है यहाँ पे। और खासकर जो गोरखालैंड आंदोलन 2017 में हुआ था, तो उसमें भी हमारी भूमिका बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उस समय के जो एमपी थे एस अहलुवालिया साहब, उन्होंने खासकर गोरखा लोगों के लिए जो उनकी आवाज़ नहीं बन सके थे, तो माजिद मेमन साहब हमारे एनसीपी के राज्यसभा के एमपी थे। उसके बाद हमने कई जो है लोगों से संपर्क करके हमने जो वॉइस लोकसभा में उठवाया था, तो हमने काम किया, लोग हमारे साथ हैं। और अंत में अगर आप कुछ और कहना चाहें हमारे दर्शकों से तो क्या? नहीं, बिल्कुल मैं कहूँगा। देखिए, मैं खासकर उत्तर बंगाल, खासकर सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग के युवाओं से हमारा आह्वान है कि जिस तरह दिन प्रतिदिन नशे के चपेट में आप लोग आ रहे हो, और जिस तरह हमेशा ड्रग्स का मामला हो या कोकीन वगैरह या जो भी ड्रग्स हमेशा जो है वो बरामदगी जो है पुलिस कर रही है, यहाँ पे पुलिस अच्छा काम कर रही है यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ के युवाओं से मैं आह्वान करता हूँ कि आप लोग जो ये गलत काम में लगे हुए हैं उससे आप अलग हो। आपका बहुत बड़ा फ्यूचर है, आप पढ़ाई करके आप अच्छे अच्छी जगह जॉब ले सकते हो, अच्छी जगह आप कंपटीशन में आ सकते हो, IAS IPS बन सकते हो, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हो। लेकिन हमारा यहाँ के प्रशासन से भी, खासकर सिलीगुड़ी कमिश्नर श्री सुधाकर साहब से मैं अनुरोध करता हूँ कि एक ऐसा अभियान आप चलाएं, क्योंकि बहुत सारे वार्ड में ऐसे तस्कर लोग हैं, ऐसे जो युवा लोग भी उसमें शामिल हो चुके हैं, शराब तस्करी कर रहे हैं, वो ड्रग्स तस्करी कर रहे हैं। तो ऐसे संगठन की, ऐसे लोगों की पहचान करके उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि कुछ थाना में ऐसे अधिकारी भी बैठे हुए हैं जो मिली भगत होता है ड्रग्स व्यापारियों से, उनका सपोर्ट वो करते हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ है, इसलिए जो है कोई भी सफलता ज्यादा नहीं मिल पाती है। लेकिन मैं चाहूंगा यहाँ के युवाओं को कि आप अच्छा काम करें और माँ बाप का नाम रोशन करें। धन्यवाद फैजल जी हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, ये थे मोहम्मद फैजल अहमद, जो कि एनसीपी अजीत गुट के राज्य युवा अध्यक्ष हैं, और उन्होंने हमारे साथ बातचीत की आज के इस कार्यक्रम में, विशेष अतिथि के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो एक बार फिर हम आपका धन्यवाद फैजल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप भी हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए खबर समय हर समय।